You all to today's class। आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। In today's class we are going to discuss about preservation and conservation that is done through the museums। म्यूजियम में कैसे प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन किया जाता है, इस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ओके, आपका यदि आप अपना सिलेबस देखें तो आप देख पाएंगे कि जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपका यूनिट 3 है उसका ये पार्ट है। आपका जो सिलेबस है उसका यूनिट 3 का ये पार्ट है, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन। उसमें पर्टिकुलरली आज हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से म्यूजियम में प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन किया जाता है। तो एज वी हैव फॉलोड इन द प्रीवियस क्लासेस, वी विल बी कीपिंग द मीडियम अ मिक्स ऑफ बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। हमारे साथ कुछ हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों के मिक्स में आगे बढ़ेंगे। और जो आप लोग को बताया जा रहा है उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से सुन के, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से नोट करके अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, जो आपके आगे एग्जाम में भी काम आ जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। और क्लास का फर्स्ट 40 to 45 मिनट्स जो है वो लेक्चर्स के लिए रहेगा, और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। ओके, क्लास का फर्स्ट 45 to 50 मिनट्स जो है वो लेक्चर के लिए रहेगा, और लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। और आप देख सकते हैं चैट बॉक्स में आई हैव शेयर्ड अ गूगल ड्राइव लिंक। 2-3 बार मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है आप लोगों के लिए। तो इस लिंक से आप अपने रीडिंग्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो रीडिंग्स हैं वो डाउनलोड करके आप अपने आगे की तैयारी कर सकते हैं एग्जाम की। सो लेट्स बिगिन विथ अवर डिस्कशन टुडे। आप लोग के जो भी सवाल होंगे वो हम लोग लास्ट 10-15 मिनट्स में डील करेंगे, और उसके बाद उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल जो भी सवाल हैं उसको थोड़ा होल्ड पे रखिए। चैट बॉक्स में जो भी सवाल आएंगे वो लास्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग डील करेंगे। तो अब जो बता रहे हैं उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिए और उससे अपने नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो हम लोग आज बात करने जा रहे हैं अबाउट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। म्यूजियम में ये प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो है वो कैसे किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये होता क्या है। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन जो है ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना ज़रूरी है। तो कंजर्वेशन यदि हम लोग देखें तो बेसिकली एक ऐसा काम, किसी भी चीज़ को कंजर्व करने के लिए इट इज़ एन ऑपरेशन जिसमें ये कोशिश किया जाता है कि किसी भी चीज़ का लाइफ जो है उसको बढ़ा दिया जाए। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका लाइफ को प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई एक सिक्का है, वो खराब होता जा रहा है, तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स किया जाए, उसके लिए उसके ऊपर कुछ काम किया जाए जिससे उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाए, और उसका जो एक्सीडेंटल या नेचुरल डिटेरियरेशन होने वाला है, जो नेचुरल तरीके से वो खराब होने वाला है या एक्सीडेंटल तरीके से वो खराब होने वाला है, वो चीज़ उसके साथ ना हो। कंजर्वेशन में भी हम लोग देखते हैं एक प्रिवेंटिव कंजर्वेशन होता है। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन क्या है? बेसिकली म्यूजियम्स में हम लोग देखते हैं कि ये प्रिवेंटिव कंजर्वेशन किया जाता है। तो ये म्यूजियम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, एक ऐसा एनवायरनमेंट मेंटेन करें कि जो भी कलेक्शंस उनके केयर में है, चाहे वो स्टोर में हो या डिस्प्ले में हो या ट्रांजिट में हो, कि एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके लिए एक ऐसा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, उसके लिए एक ऐसा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मेंटेन किया जाए ताकि जो भी कलेक्शंस हैं वो खराब ना हो। और जो म्यूजियम्स हैं उनका ये ड्यूटी है कि वो केयरफुली उन सारे कलेक्शंस का कंडीशन को मॉनिटर करें, और कोई भी आर्टिफैक्ट यदि उसको कंजर्वेशन चाहिए या नहीं चाहिए, उस हिसाब से वो म्यूजियम के जो कंजर्वेटर्स लोग हैं, जो क्वालिफाइड लोग होते हैं, वो लोग ये डिसाइड करें कि किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आर्टिफैक्ट को कंजर्वेशन का ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी चीज़ को उसके कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी आर्टिफैक्ट को उसका यदि लाइफ इंक्रीज करने का, उसका लाइफ प्रोलॉन्ग करने का कोशिश किया जाए तो वो कंजर्वेशन। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM। तो वो बेसिकली प्रिजर्वेशन के बारे में बताता है। तो प्रिजर्वेशन के बारे में ICOM का डेफिनेशन ये है कि प्रिजर्वेशन जो है वो एक ऐसा एक्शन है जो ये कोशिश करे कि किसी भी आर्टिफैक्ट का डिटेरिएशन या डैमेज जो है वो ना हो। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन बेसिकली यही है कि इस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाए, इस तरह से उसका संरक्षण किया जाए कि उसका डैमेज या डिटेरियरेशन ना हो, उसको उस डैमेज को प्रिवेंट किया जाए, उस डैमेज को पहले से ही रोकने का कोशिश किया जाए। तो जो भी कल्चरल प्रॉपर्टीज
किसी म्यूजियम के कंट्रोल में है, उसके डैमेज को पहले ही प्रिवेंट करने का, उसके डैमेज को पहले ही रोकथाम करने का कोशिश किया जाए, और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट ज़रूरी हो, यदि उसको केमिकल ट्रीटमेंट करना है या कुछ ऐसा करना है वो किया जाए। लेकिन कोशिश ये रहना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट चेंज ना हो, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो कंडीशन है वो ना बदले। ओके, तो इस तरह से प्रिवेंटिव कंजर्वेशन किया जाता है कि जो होने वाला डैमेज है उसको पहले ही एंटिसिपेट कर लिया जाए और उस हिसाब से उस पर काम किया जाए। इसी तरह से क्यूरेटिव कंजर्वेशन होता है। क्यूरेटिव कंजर्वेशन क्या होता है? क्यूरेटिव कंजर्वेशन बेसिकली इट इज एन एक्ट बाय कंजर्वेटर, जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी मटेरियल है, जो भी कल्चरल मटेरियल है जिसको कंजर्व करना है और जो कंजर्वेटर है, उन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। ठीक है, तो जो कंजर्वेटर है वो क्यूरेटिव कंजर्वेशन में जो कल्चरल आइटम है या कल्चरल ऑब्जेक्ट है या जो आर्टिफैक्ट है उसको क्लीन करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा, उसको रिप्लेस करेगा, उसको रिपेयर करेगा, और ज़रूरत यदि पड़े तो उसके जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसके कुछ पार्ट्स को रिप्लेस भी करेगा। और ये क्यूरेटिव कंजर्वेशन है जिसमें किसी पर्टिकुलर कल्चरल ऑब्जेक्ट को क्लीन किया जाता है, स्टेबलाइज किया जाता है, उसको रिपेयर करने का कोशिश किया जाता है, और ज़रूरत पड़ने पे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कुछ पार्ट्स को रिप्लेस भी किया जा सकता है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ जो बहुत एसेंशियल है वो ये है कि जो भी कंजर्वेटर ऐसा काम कर रहा है, चाहे क्लीन कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, रिपेयर कर रहा है या पार्ट्स को रिप्लेस कर रहा है, उसको ये जस्टिफाई करना जरूरी है कि ऐसा काम अटमोस्ट नेसेसरी है, ये काम जो है ये बहुत जरूरी है, तभी ये किया जा रहा है। साथ ही साथ जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट करना जरूरी है। कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन जो है पूरे काम का वो मेंटेन करना जरूरी है कि पहले क्या किया गया, कंजर्वेशन क्यूरेटिव कंजर्वेशन के समय क्या किया गया, ट्रीटमेंट के समय क्या किया गया, और बाद में क्या क्या पॉसिबल चीज हो सकता है, उस चीज को भी ध्यान में रखना है। तो बेसिकली सिंपल वर्ड्स में यदि कहें तो ये जो क्यूरेटिव कंजर्वेशन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी डिफेक्ट है उसको सुधारने का कोशिश किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट के डिफेक्ट को बेहतर करने का कोशिश किया जाता है, ताकि उसको आगे जो भी डैमेज होगा, जो भी फर्दर डैमेज होगा, उससे उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको एक अच्छे कंडीशन में रखा जा सके, एक अच्छे कंडीशन में उसको रिस्टोर किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन का एस्पेक्ट आता है। अब यदि बात करें कंजर्वेशन में पर्टिकुलरली म्यूजियम्स और ये सब में क्या होता है, थोड़ा हम लोग डेफिनेशन भी जान लेते हैं कि कंजर्वेशन क्या है और कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन, ये सारी चीज़ों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो कंजर्वेशन जैसा कि हम आपको बताएं कि कोई भी ऐसा एक्शन जिसमें किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है और उसको एक पर्टिकुलर कल्चरल सेटअप में प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। साथ ही साथ उस मटेरियल का या उस ऑब्जेक्ट का जिस भी कारण से डैमेज हो रहा है या कोरोजन हो रहा है, उस चीज को समझने का कोशिश किया जाता है कि ये डैमेज क्यों हो रहा है, ये कोरोजन जो है वो क्यों हो रहा है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक बेटर कंडीशन में लाने का भी कोशिश किया जाता है। तो ये कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन, रेस्टोरेशन, प्रिजर्वेशन, इन सब में डिफरेंस है। तो कंजर्वेशन हम लोग जान लिए क्या है। रेस्टोरेशन की यदि बात करें तो रेस्टोरेशन बेसिकली है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके ओरिजिनल फिजिकल और एस्थेटिक स्टेट में पहुंचाने के लिए जो भी चीज किया जाए वो रेस्टोरेशन है। कि मान लीजिए कोई एक मूर्ति, ठीक है, वो भगवान बुद्ध की मान लीजिए मूर्ति है और वो मूर्ति टूट गई, तो उस मूर्ति का मान लीजिए हाथ टूट गया है, तो उस हाथ को रिपेयर किया जाएगा, उस हाथ की जगह पे एक नया सिमिलर लुकिंग हैंड जो है वो रिप्लेस किया जाएगा। तो ये जो है ये रेस्टोरेशन का काम है, ये रेस्टोरेशन का काम है कि उस ऑब्जेक्ट को उसके वापस ओरिजिनल स्टेट में पहुंचाने का कोशिश किया जाता है। तो ये रेस्टोरेशन है जिसमें हम लोग देखते हैं कि कोई भी ऐसा एक्शन लिया जाए जिसमें उस ऑब्जेक्ट को या उस आर्टिफैक्ट को जितना अधिक पॉसिबल हो सके उसके ओरिजिनल फिजिकल और एस्थेटिक फॉर्म में पहुंचाने का कोशिश किया जाए। और ये जो अटेम्प्ट है ये बेसिकली लिमिटेड पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो दिस अटेम्प्ट इज टू रेक्टिफाई द रिजल्ट ऑफ डिटेरियरेशन फॉर अ लिमिटेड पर्पस एंड पीरियड। ये कुछ समय के लिए जो भी डिटेरियरेशन हुआ है उसको सॉल्व करने का कोशिश किया जाए। प्रिजर्वेशन यदि हम लोग देखें तो प्रिजर्वेशन जो है वो बेसिकली एक अटेम्प्ट है कि किसी भी आर्टिफैक्ट को, किसी भी कल्चरल ऑब्जेक्ट को एक साउंड फिजिकल और केमिकल कंडीशन में रखा जाए। और प्रिजर्वेशन जो है ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आज प्रिजर्वेशन के लिए काम किया और कल से बंद हो गया, इस तरह नहीं है। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, लगातार उस ऑब्जेक्ट को ऐसे फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखना होगा जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे, वो खराब ना। और हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट्स का प्रिजर्वेशन जो है उसको दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक है कि जो मटेरियल और आर्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका प्रिजर्वेशन किया जाए, दूसरा जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उनका कैसे प्रिजर्वेशन किया जाए। ओके, प्रिजर्वेशन में भी कल्चरल प्रॉपर्टीज जो है उसमें भी हम लोग देखते हैं कि दो टाइप का
प्रिजर्वेशन, दो टाइप का प्रॉपर्टीज होता है। एक टेंजिबल है, टेंजिबल हेरिटेज में यदि हम लोग देखें या टेंजिबल कल्चरल प्रॉपर्टी में देखें तो वो वैसा चीज है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं अपने हाथों से। तो जैसे बिल्डिंग्स हो गए, पेंटिंग्स हो गया, स्कल्पचर हो गया, कैलीग्राफी का काम हो गया, तो आर्टिस्टिक क्रिएशंस हो गए, ये सारा चीज जो है ये टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है। उसी तरह जो आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स हैं, चाहे वो रॉक एडिक्ट हो या फिर कोई लैंड ग्रांट इंस्क्रिप्शन हो, अभिलेख हो, शिलालेख हो, ये सारा कुछ जो है वो टेंजिबल प्रॉपर्टी में आता है। दूसरा यदि हम लोग देखें तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी, तो इनटेंजिबल प्रॉपर्टी क्या है, जैसे उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। जैसे कोई मान लीजिए डांस फॉर्म है या कोई म्यूजिक फॉर्म है या कोई आर्ट है या कोई टेक्सटाइल है या कोई कॉस्ट्यूम्स है या अप्लाइड आर्ट्स है, उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, लेकिन उस चीज को हम लोग देख सकते हैं। डांस फॉर्म है तो उसको हम देख सकते हैं। तो दोनों के लिए अलग टाइप ऑफ कंजर्वेशन जो है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। और किसी भी म्यूजियम में हम लोग यदि देखें तो ये बहुत नेसेसरी है, ये बहुत एसेंशियल है कि वहाँ का जो भी कल्चरल प्रॉपर्टीज हो उसको कंजर्व करके रखा जाए, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए, ताकि आगे आने वाला जो फ्यूचर जनरेशन है वो उसको स्टडी कर सके, उससे अपना नॉलेज गेन कर सके। और कल्चरल प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो प्राइसलेस है, दे आर एन असेट फॉर द नेशन, और आगे के फ्यूचर प्रोग्रेस के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको कंजर्व करके रखा जाए। तो इसलिए हर इंडिविजुअल का भी ये ड्यूटी है, हर इंसान का भी ये ड्यूटी है कि जो भी इस तरह का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हो या हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स हो उसको कंजर्व करे, उसको प्रिजर्व करे और अपने फ्यूचर जनरेशन को वो आगे पास ऑन करे। और कंजर्वेशन में हम लोग देखें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो कोई किसी भी चीज को कंजर्व करने के लिए आपको उसका जो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन का मेथड्स है और जो टेक्निक्स है उसका साउंड नॉलेज होना चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। कुछ कॉमन कंजर्वेशन प्रोसीड्योर्स में हम लोग देखते हैं कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। डर्ट को सफाई वाला काम होता है कि किसी कोई मूर्ति है जो बहुत गंदी पड़ी है उसको सफाई करना है, और इस सारे प्रोसेस में फिजिकल और केमिकल यूज में हम लोग देख सकते हैं कि डैमेज का भी चांस रहता है, तो उस चीज को भी ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं कि बहुत कोई ऐसा आर्टिफैक्ट है, मान लीजिए कोई तलवार, स्वॉर्ड है कोई, जो लोहे का तलवार है या स्टील का तलवार है, वो काफी डैमेज हो गया है रस्टिंग के कारण, तो उसको प्रिजर्व करना, उसके लिए केमिकल ट्रीटमेंट करना जरूरी है। तो ये सारा एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये सारा चीज किया जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है सबसे पहले कि जो भी इंसान इस चीज को कंजर्व कर रहा है, जो भी इस कंजर्वेशन के काम में लगा हुआ है, वो इंसान उस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेजेबल, तभी वो उस आर्टिफैक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को सही मायने में अच्छे से कंजर्व कर पाएगा। और हम लोग देखते हैं कि आर्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर डांस परफॉर्मेंसेस या फिर म्यूजिक्स, ये सारे चीज को कंजर्व करने के लिए डिफरेंट तरीका अपनाया जाता है। आर्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर पेंटिंग्स का हम लोग देखते हैं कि डिजिटाइजेशन किया जाता है। म्यूजिक को हम लोग देखते हैं ऑडियो फाइल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो ड्रामा है उसको हम लोग देखते हैं कि उसका वीडियोस बनाया जाता है ताकि वो आगे के लिए कंजर्व रहे। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनका डिफरेंट तरीके से हम लोग देखते हैं कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन होता है। अब यदि जो हम लोग का टॉपिक है आज पर्टिकुलरली कि म्यूजियम के ऑब्जेक्ट्स को कैसे कंजर्व किया जाए, इस पे यदि बात करें तो हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम जो है वो एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के सर्विस में, और उसका ओपनिंग उस म्यूजियम का हुआ है कि पब्लिक जो है वो वहाँ पे जाके कुछ सीखे। और म्यूजियम का ये काम है कि जो भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो पब्लिक के यूज के हो सकते हैं या जो हिस्ट्री के पार्ट हैं, उसको अक्वायर करे, उसको कंजर्व करे, उस पर रिसर्च को प्रमोट करे और उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखे जिससे आगे के लोग जो हैं, फ्यूचर जनरेशन जो हैं, वो उसको देख पाए फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी, फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट। तो हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम जो है उनका एक टिपिकल एक फंक्शन है कि किसी भी आर्ट ऑब्जेक्ट को वो अक्वायर करे, कंजर्व करे, उस पर रिसर्च प्रमोट करे, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हेरिटेज हो, और उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखे ताकि वो आगे के जनरेशन को पहुंचाया जा सके फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पस ऑफ स्टडी एंड ऑल्सो फॉर द पर्पस ऑफ एंजॉयमेंट। म्यूजियम्स जो हैं वो लोगों को एनेबल करते हैं कि वो डिफरेंट कलेक्शंस को एक्सप्लोर कर सके, उससे लर्निंग ले सके, उससे एंजॉयमेंट ले सके, उससे इंस्पिरेशन ले सके। साथ ही साथ म्यूजियम्स ऐसे भी इंस्टीट्यूशन हैं जो ये सारे आर्टिफैक्ट्स को, कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, सेफगार्ड करते हैं, और ये सारे आर्टिफैक्ट्स और कल्चरल ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेंट्स को लोगों के सामने प्रदर्शित भी करते हैं। लोग जो है वो म्यूजियम्स को एक ट्रस्ट के भावना से देखते हैं कि यदि कोई सामान, कोई ऑब्जेक्ट, कोई कल्चरल ऑब्जेक्ट यदि म्यूजियम में रखा हुआ है तो वो एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में होगा, उसको वहां कुछ हानि नहीं पहुंचेगा। तो ये सारा कुछ जो है वो म्यूजियम का ड्यूटी है।
तो कंजर्वेशन जो म्यूजियम में होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस जो है उसको फॉलो किया जाता है, चाहे आर्ट ऑब्जेक्ट हो या मटेरियल ऑब्जेक्ट हो या कोई कल्चरल सिग्निफिकेंस का रिकॉर्डिंग हो, इन सबको रिटेन करके कंजर्व करने का कोशिश किया जाता है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इट इंक्लूड्स द कंटिन्यूएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, की जो ऑब्जेक्ट है उसको कंटिन्यूअसली प्रोटेक्ट किया जाए, उसके लिए एक निर्धारित स्थान फिक्स किया जाए, साथ ही साथ उसको मेंटेन किया जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए, यदि उसमें कुछ डैमेज हो रहा है तो उसको रिस्टोर करने का कोशिश किया जाए, उसको रिकंस्ट्रक्ट भी किया जाए। म्यूजियम में हम लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो भी एक इंटीग्रल पार्ट होता है, और म्यूजियम में हम लोग जनरली देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द म्यूजियम्स में एक लाइब्रेरी होता है और वहाँ पे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, बहुत सारे पीरियोडिकल्स होते हैं, बहुत सारे गाइड्स होते हैं, बहुत सारे कैटलॉग्स होते हैं जो म्यूजियम से रिलेट करते हैं। कुछ म्यूजियम्स ऐसे भी हैं जो हम लोग देखते हैं कि फोक लोर को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए हैं, जो एथनोग्राफिक म्यूजियम्स होते हैं। कुछ म्यूजियम्स ऐसे हैं जहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग्स रखा गया है, ओरल ट्रेडिशंस, फोक म्यूजिक, जो लोक संगीत है, जो ट्राइबल म्यूजिक है, जो फोक डांस है, फोक थिएटर है, ओरल हिस्ट्री है, इन सबको भी प्रिजर्व करने का कोशिश किया जाता है बहुत सारे म्यूजियम्स में। और हम लोग देखते हैं कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स या फिर ये रिकॉर्डिंग्स या फिर जो ये डिजिटाइज्ड वर्जन ऑफ डिफरेंट मटेरियल है, ये सारा कुछ आम जनता के लिए अवेलेबल कराया जाता है ताकि आम जनता उसको पढ़ सके, उस पर नॉलेज गेन कर सके। ओके, अब म्यूजियम में यदि बात करें कि कैसे कंजर्व किया जाता है मटेरियल्स को, तो एक केस स्टडी यदि हम लोग लें तो एक क्राफ्ट म्यूजियम है न्यू दिल्ली में, 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इस क्राफ्ट म्यूजियम का पर्पस ये था कि जो भी इंडिजिनस आर्टिसंस हैं, जो भी भारत के शिल्पकार हैं, उनको एक स्थान ऐसा प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे वो अपना शिल्प का प्रदर्शनी लगा सकें, अपने क्राफ्ट्स को लोगों तक पहुँचा सकें। और इसमें हम लोग देखते हैं कि इंडिया के जो पुराने क्राफ्ट्स थे, भारत का जो पुराना शिल्प उत्पादन का पद्धति था, उसको भी प्रिजर्व करने का कोशिश किया गया है और इंडियन कल्चर को एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोट करने का कोशिश किया गया है। और ये जो क्राफ्ट म्यूजियम है उसमें यदि मेन अट्रैक्शन यदि हम लोग देखें तो जो ट्राइबल और रूरल क्राफ्ट म्यूजियम है, ट्राइबल और रूरल क्राफ्ट का जो सेक्शन है वो इसका मेन अट्रैक्शन है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया के पूरे डिफरेंट पार्ट्स से डिफरेंट क्राफ्ट्स को कलेक्ट करके वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करने का कोशिश किया गया है। डिफरेंट लोग जो हैं पूरे भारत से, जो डिफरेंट क्राफ्ट्स पर्सन्स हैं, जो भारत के डिफरेंट कोने से जो विभिन्न शिल्पकार लोग हैं, उनका जो प्रोड्यूस है, उनका जो उत्पादन है, उसको वहाँ पे प्रदर्शित करने का कोशिश किया गया है। और इसमें लगभग हम लोग देखते हैं कि 20,000 से भी अधिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्राफ्ट म्यूजियम में दिखाए गए हैं। इसमें टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, सेरामिक्स जो होता है, चीनी मिट्टी का बर्तन वो है, फिर उसके बाद मेटल का बना हुआ बर्तन है, विभिन्न प्रकार के बास्केट्स जो होते हैं, डलिया जिसको कहते हैं वो है, फिर हम लोग देखते हैं लकड़ी के ऊपर जो कार्विंग किया हुआ है वो है, आइवरी जो हाथी दांत होता है उसके ऊपर जो कार्विंग किया हुआ है वो है, विभिन्न प्रकार के पत्थरों के ऊपर जो कार्विंग किया हुआ है वो है, बहुत सारा लेदर ऑब्जेक्ट्स है, बहुत सारा डॉल्स, गुड़िया जो होता है वो, बहुत सारे खिलौने, टॉयज, ये सारा कुछ हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये जो म्यूजियम है वो बेसिकली आर्टिसंस को एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, एक इंकरेजमेंट दे रहा है उनको। वहाँ पे जो आर्टिसंस है वो जाके देख सकते हैं, वहाँ के डिजाइन्स देख सकते हैं कि पुराने समय में कैसा डॉल्स होता था, कैसा ज्वेलरी होता था, स्टोन और आइवरी पे कैसा कार्विंग होता था, वुड पे कैसा कार्विंग होता था। ये सारा कुछ उस समय के पुराने समय के जो ये सारा मटेरियल जो था उसको अभी के क्राफ्ट्समैन देख सकते हैं, उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो म्यूजियम जो है, ये क्राफ्ट म्यूजियम, वो बेसिकली अभी के आर्टिसंस को एक इंकरेजमेंट देता है, उनको एक डिजाइन्स का पैटर्न देता है, एक आर्ट फॉर्म्स जो है उससे सीखने का एक जरिया देता है। आर्किटेक्चरल डिस्प्ले, जो ऑथेंटिक मड हाउसेस होते थे उस समय, जो मिट्टी के बने हुए घर होते थे, लकड़ी की बनी हुई हवेली होती थी, वो सारा कुछ भी हम लोग को देखने को मिलता है। गुजरात का बना हुआ लकड़ी का एक हवेली हम लोग को देखने को मिला है, जिसमें फोक आर्ट, जो लोक कला है, उस गुजरात का जो लकड़ी का हवेली है उसमें वो देखने को मिलता है। उसमें लकड़ी पे जो नक्काशी और लकड़ी पे जो वुड कार्विंग्स किया गया है, जो पेंटिंग्स किया गया है, वो देखने को मिलता है। इस कम्प्लेक्स में हम लोग और देखते हैं कि एक क्राफ्ट म्यूजियम शॉप भी है। तो क्राफ्ट म्यूजियम शॉप में बेसिकली क्या है कि जो भी क्राफ्ट्स वहाँ पे लगे हुए हैं उनमें से कुछ आइटम्स को सेल पे रखा जाता है, या कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो क्राफ्ट्स रखे हुए हैं प्रदर्शनी में, उनका कॉपीज को सेल भी किया जाता है और लोग उसको खरीद के अपने घर में भी लगा सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि ट्राइबल और रूरल क्राफ्ट गैलरी के अलावा यहाँ पे कोटली क्राफ्ट्स का भी गैलरी है। मतलब जो राजा महाराजाओं का दरबार होता था, तो उस दरबार में जो सारा चीज प्रोड्यूस होता था, उस दरबार में जो लोग आते थे और अपना कला और अपना शिल्प दिखाते थे, प्रदर्शित करते थे, तो वो सारा चीज जो है वो भी रखा गया है। एक टेक्सटाइल का गैलरी है, हम लोग देख सकते हैं कि टेक्सटाइल गैलरी जो है उसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े जो है उनको रखा गया है। पॉपुलर कल्चर का एक गैलरी है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कंजर्व किया गया है, पॉपुलर कल्चर से जो रिलेटेड हैं।
और हम लोग देखते हैं कि 20,000 के आसपास यहाँ ऑब्जेक्ट्स रखे गए हैं जो स्कॉलर्स, डिजाइनर्स और आर्टिसंस सबके लिए फायदेमंद है। सब उससे इंकरेजमेंट ले सकते हैं, सब उससे सीख सकते हैं, सब उससे ज्ञान ले सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि टूरिस्ट जो हैं, भारी संख्या में टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ इस आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूजियम में आते हैं, वहाँ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जो शिल्पकार हैं, जो क्राफ्ट पर्सन हैं, उनको वहाँ बुलाया जाता है और कुछ कुछ लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन कराया जाता है, जैसे पॉटरी की कैसे बनाना है, या फिर कोई औजार है, कोई टूल है, वो कैसे बनाना है। तो म्यूजियम का जो लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन सेक्शन है वो भी काफ़ी लाइवली है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप का ट्रेनिंग दिया जाता है, फर्स्ट हैंड ट्रेनिंग दिया जाता है लोगों को कि वहाँ डिफरेंट चीज़ों को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अब यदि बात करें कि प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कैसे किया जाता है, तो हम लोग देखते हैं हर टाइप के मटेरियल के लिए अलग टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन टेक्निक है। जैसे मान लीजिए सिक्के हैं, तो वो मेटल से यदि बने हुए हैं, वो यदि धातु से बना हुआ है, तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन टेक्निक होगा। यदि मान लीजिए वही कपड़ा है या टेक्सटाइल है, तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन टेक्निक होगा। पेपर है या वुड है, लेदर है, तो उसके लिए अलग टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन टेक्निक होगा। तो बेसिकली दो हिस्सों में इसको बांट सकते हैं। एक है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जैसे कि पत्थर, मेटल, स्टोन्स, ये सारा चीज, सेरामिक जो चीनी मिट्टी होता है वो। दूसरी तरफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो मतलब जीव से आए हैं, मतलब जैसे पेपर जो है वो प्लांट से बनता है, लकड़ी जो है वो प्लांट से आता है, टेक्सटाइल्स यदि देखें तो वो या तो एनिमल से आता है या फिर प्लांट से आता है, लेदर एनिमल से आता है, हड्डियां जो है वो एनिमल से आते हैं, आइवरी जो हाथी दांत है वो भी एनिमल्स से आता है। तो ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। दो हिस्सों में इसको बांटा गया है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स, ये दो हिस्से हैं, और दोनों का कंजर्वेशन का टेक्निक जो है वो अलग अलग होता है। तो तीन चीज हैं जिसपे मेनली फोकस किया जाता है टेम्परेचर इस कंजर्वेशन के प्रोसीड्योर में। सबसे पहले है वो है क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट में भी पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल, इस पे काफी फोकस किया जाता है। क्लाइमेट में भी यदि हम लोग देखें कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल जो है, कि तापमान जो है वो अधिक ना हो, साथ ही साथ जो नमी है वो भी मेंटेन रहे, नमी बहुत अधिक ना हो, तो ये सारे चीजों को कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है क्लाइमेट वाले सेक्शन में। उसमें बेसिकली आप देखिएगा कि जो म्यूजियम्स जाइएगा वहाँ पे बहुत अधिक ह्यूमिडिटी, बहुत अधिक नमी नहीं रहेगा, बहुत अधिक टेम्परेचर नहीं रहेगा, ना ही बहुत ठंडा रहेगा। एक स्टेबल और बैलेंस टेम्परेचर मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है, ड्राई कंडीशन रखने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि यदि ह्यूमिडिटी, यदि नमी अधिक होगा तो उसमें हम लोग देखेंगे कि जो पर्टिकुलरली जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जो जीव से जिसका उत्पत्ति है, वो सारे मटेरियल्स जल्दी खराब होंगे। ड्राई कंडीशन में वो उनका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं यदि ह्यूमिडिटी अधिक होगा तो कीड़े मकोड़े ये सारे चीज डेवलप करने लगेंगे, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सारा कुछ ह्यूमिडिटी वाले कंडीशन में काफी ग्रो करने लगता है। सूक्ष्म जीव जो होते हैं ये सारे चीज ग्रो करने लगते हैं। तो उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी है कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल किया जाए, टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाए। और म्यूजियम्स में इसलिए जनरली आप देखिएगा कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए जो डिफरेंट रूम्स होते हैं, जो डिफरेंट गैलरीज होते हैं, उसमें डिफरेंट डिवाइसेस जो है वो लगाए रहते हैं। ये डिवाइसेस बस टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं करते हैं, ये मॉनिटर भी करते हैं कि ह्यूमिडिटी कितना है, टेम्परेचर कितना है। और एक हाइड्रोथर्मोमीटर एक डिवाइस है जिसको हाइड्रोथर्मोमीटर कहते हैं, जो बेसिकली ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसको कंट्रोल भी, उसको मॉनिटर करता है कि कितना ह्यूमिडिटी है, कितना टेम्परेचर है। और आप देखिएगा यदि किसी म्यूजियम या किसी गैलरी में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि दीवार पे ये हाइड्रोथर्मोमीटर लगा रहता है, जो बेसिकली बताते रहता है कि क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर जो है उसको 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 24 डिग्री सेल्सियस इस बीच में टेम्परेचर को रखा जाता है, और ह्यूमिडिटी जो है उसको 45 से 60% के बीच में रखा जाता है। तो ये जो 45 से 60% और 20 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड ये जो तापमान रखा जाता है, ये एक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है चीज़ों को कंजर्व करने के लिए। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सिंपल तरीका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है एयर कंडीशनिंग, एसी जिसको कहते हैं। एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और हम लोग देखते हैं एयर कंडीशनिंग के थ्रू भी ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है। और एयर कंडीशनिंग इट इज़ अ वेरी वी कैन से यूजफुल और वेरी एफिशिएंट प्रोसेस, जिसके थ्रू क्लाइमेट जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। और मोस्टली आप देखिएगा कि जो एंटायर म्यूजियम्स हैं, जो एंटायर बिल्डिंग है, उसी को एयर कंडीशन कर दिया जाता है। पूरा का पूरा आर्ट गैलरी या पूरा का पूरा आर्काइव या लाइब्रेरी या पूरा का पूरा रूम को एयर कंडीशन करके वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड हैं, वहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रोटेक्टेड हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। लाइट्स, जो लाइट होता है उससे भी ऑब्जेक्ट्स को बचाना जरूरी है। यदि बहुत अधिक लाइट में आप रख देंगे किसी ऑब्जेक्ट को तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए।
जैसे मान लीजिए आपका एक बहुत ही सिंपल तरीका, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ सकता है किसी भी चीज पे, इसका बहुत ही सिंपल तरीका है इस चीज को जानने और समझने का, कि आप अपना कोई भी कपड़ा, मान लीजिए आपका कोई भी ब्राइट कलर का कपड़ा है, हरे रंग का, नीले रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, कोई भी एक ब्राइट कलर का कपड़ा लीजिए और उसको 2 महीने तक धूप में छोड़ दीजिए, ठीक है। उसको 10 सेकंड के लिए भी घर में नहीं लाना है, उसको आप 2 महीने तक धूप में छोड़ दीजिए। 2 महीने बाद आप देखिएगा कि उस कपड़े का रंग जो है वो बदल गया है, वो लाइट के कारण। तो लाइट का भी इफेक्ट पड़ता है म्यूजियम के ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो लाइट को भी उसी हिसाब से कंट्रोल किया जाएगा। आप जाइएगा म्यूजियम्स में तो आप देखिएगा कि बहुत ब्राइट लाइट हर जगह नहीं होता है, म्यूजियम्स में बहुत एकदम चकाचौंध रोशनी वैसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक कंट्रोल्ड लाइट आपको देखने को मिलेगा कि आपको उसमें आसानी से सारा चीज दिख भी जाए और जो ऑब्जेक्ट्स वहां रखे हुए हैं उस लाइट के कारण उसको डैमेज भी ना हो। तो इस तरह से कंट्रोल्ड लाइट एटमॉस्फेयर जो है वो देखने का, वो मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है। तो जो लाइट का इंटेंसिटी है उसको मिनिमाइज करने का कोशिश किया जाता है कि जिन ऑब्जेक्ट्स पे लाइट पड़ रहा है वो लाइट का इंटेंसिटी कम हो। साथ ही साथ लाइट के लिए उनको मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम तक लाइट से एक्सपोज किया जाए। साथ ही साथ जो फोटोकेमिकली एक्टिव मटेरियल है, मतलब जो ऐसे मटेरियल जो लाइट से काफी सेंसिटिव है, लाइट सेंसिटिव मटेरियल जो है उसको प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है लाइट से। इसी के बाद हम लोग देखते हैं कि इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जो हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। यदि आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए कोई किताब मान लीजिए आपके घर में 10 साल से एक ही जगह पे यदि रखा हुआ है तो उसमें दीमक लग जाता है, उसमें टर्माइट्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं दीमक लग जाता है और वो किताब जो है वो खराब हो जाता है। तो म्यूजियम में, लाइब्रेरी होता है, आर्काइव्स में हम लोग देखते हैं बहुत सारे पुराने दस्तावेज, पुराने डॉक्यूमेंट्स रखे रहते हैं, तो उनको इंसेक्ट्स से भी प्रोटेक्ट करना जरूरी है। इंसेक्ट्स के लिए हम लोग देखते हैं जो कीड़े मकोड़े हैं, यदि अधिक नमी होगा, अधिक गर्मी होगा, अधिक तापमान होगा तो कीड़े मकोड़े का रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी से होगा। तो इसीलिए टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल करके रखा जाता है, नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है उसको कंट्रोल करके रखा जाता है ताकि इंसेक्ट ग्रोथ जो है वो कम से कम हो। पर्टिकुलरली हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे मटेरियल को ऐसे केस में रख दिया जाता है, एक ऐसे कवरिंग में रख दिया जाता है कि इंसेक्ट्स उसको भेद ना पाए, ठीक है। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि जैसे लाइब्रेरीज में आप जाइएगा तो देखिएगा कि स्टील के शेल्फ पे किताबें रखी हुई, तो वो स्टील का जो शेल्फ है वो जानबूझ के यूज किया जा रहा है। लकड़ी का भी शेल्फ यूज किया जा सकता था, लेकिन स्टील का शेल्फ जानबूझ के यूज किया जाता है क्योंकि स्टील में कीड़ा नहीं लगता, लकड़ी में कीड़ा लग सकता है। लकड़ी में इंसेक्ट्स जो है वो इन्फेस्ट कर सकते हैं, लकड़ी को खराब कर सकते हैं और उस लकड़ी के थ्रू उन किताबों तक, उन दस्तावेजों तक, उन डॉक्यूमेंट्स तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए इंसेक्ट प्रूफ मटेरियल यूज किया जाता है। मोस्टली शेल्फ्स के लिए स्टील का यूज किया जाता है। यदि लकड़ी यूज किया जा रहा है तो लकड़ी को इस तरह से प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाता है कि उसमें कीड़ा मकोड़ा ये सारा चीज ना लगे। जो इंसेक्ट्स हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी है, उनका जो हम लोग कह सकते हैं रिप्रोड्यूस करने का, अपने आप को मल्टीप्लाई करने का जो टेंडेंसी है उसको कंट्रोल करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। जो इंसेक्ट्स का हम लोग कह सकते हैं जो प्रजनन प्रक्रिया है उसको रोकथाम करने का, उसको रोकने का कोशिश किया जाता है और उसके लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, तापमान और नमी, इन दोनों को मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है। फंगस और बैक्टीरिया जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं उनसे हम लोग देखते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से डिफरेंट मटेरियल्स को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। उसके लिए ये जरूरी है कि बिल्डिंग में साफ सफाई जो है वो काफ़ी अच्छा रहे और जो भी बुक्स हैं, जो भी साउंड रिकॉर्डिंग है या जो भी मटेरियल है उसको रेगुलरली उसका डस्टिंग किया जाए, उस पर वैक्यूम क्लीनिंग भी, लो वैक्यूम क्लीनिंग भी किया जा सकता है। आग से, फायर से इन लोगों को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। फायर प्रूफ बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए जाते हैं, फायर डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं, स्मोक डिटेक्टर्स लगाए जाते हैं। यदि आग लगे और धुआं उठे तो तुरंत एक अलार्म सिस्टम रहता है जिसके थ्रू अपने आप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो चलने लगता है। तो फायर से भी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स और आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने का कोशिश किया जाता है। तो ये सारे टेक्निक्स हैं, ये सारे इश्यूज हैं जो हम लोग देखते हैं कि म्यूजियम में वेरियस आर्टिफैक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स और कल्चरल मटेरियल को या कल्चरल ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ म्यूजियम। हमारे पास 15 मिनट का समय बाकी है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि क्लास का लास्ट 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए रहेगा। तो आपके जो सवाल हैं आप लोग पूछ सकते हैं। आई कैन ऑलरेडी सी कि चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो धीरे धीरे आई वुड बी ट्राइंग टू आंसर दोज क्वेश्चंस। यदि आपके इसके अलावा भी कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में। आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस मेंशन कीजिए। चलिए, एक सवाल है कि इस यूनिट से क्या सवाल आ सकता है। तो सवाल डायरेक्टली ये आ सकता है कि म्यूजियम में प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। व्हाट टेक्निक्स एंड व्हाट मेथड्स आर अडॉप्टेड फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन इन म्यूजियम। किस प्रकार के तकनीक, किस प्रकार के
मेथड्स को यूज किया जाता है म्यूजियम में चीजों को प्रिजर्व और कंजर्व करने के लिए। ओके, एक सवाल है व्हाट इज कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग क्या होता है कि चीजों को कैटेगराइज कर देना। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरी गए, तो लाइब्रेरी में आप देखिए कि कैटलॉग है, हिस्ट्री सेक्शन के लिए एक लिस्ट अलग बना हुआ है, पॉलिटिकल साइंस सेक्शन के लिए अलग लिस्ट बना हुआ है, हिंदी सेक्शन के लिए अलग लिस्ट बना हुआ है, इंग्लिश सेक्शन के लिए अलग लिस्ट बना हुआ है। तो ये जो अलग अलग लिस्ट, सेग्रीगेटेड लिस्ट, एक कैटेगरीज जो तैयार किया जाता है, उसी को कैटलॉगिंग करते हैं कहते हैं, जिससे आपका काम जो है, किसी भी चीज को खोजने का काम, किसी भी चीज को सर्च करने का काम जो है वो आसान हो जाता है। ओके, सो दिस इज कैटलॉगिंग। और कोई सवाल हो आप लोगों का तो प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क। कोई भी सवाल हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। चैट बॉक्स में आप देख पाएंगे कि आई हैव वंस अगेन शेयर्ड द गूगल ड्राइव लिंक। गूगल ड्राइव लिंक फिर से मैंने शेयर कर दिया है, तो इसमें आपको आपके स्टडी के लिए कुछ मटेरियल मिल जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग प्लीज़ जो स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है उससे आप लोग पढ़ाई करें। आप लोग किंग चैंपियन, गाइड, 10 ईयर, यूट्यूब, गूगल, इन सारे चीज़ों पे फोकस ना करें। जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है इस गूगल ड्राइव लिंक में, उसको डाउनलोड करके पढ़ाई करें। ओके, चलिए, तो आप लोगों के कोई भी कुछ भी सवाल हो तो प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। कोई भी सवाल आप लोगों का, कुछ भी आप लोग पूछना चाहते हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। यदि कोई सवाल नहीं है तो आप चैट बॉक्स